नोट्स एडिटिंग कर देते हैं। आर्टिकल 312 तक कल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन। अब ये होता है ना यूपीएससी आरपीएससी, इनके बारे में पढ़ते हैं ना अपन। तो देखो तीन तरीके की होती है, एक होते हैं यूपीएससी, ठीक है, एक होते हैं एसपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एक होते हैं एसपीएससी, और एक होते हैं जेएसपीएससी। ठीक है, तो मतलब जेएसपीएससी ये यूपीएससी मतलब यूनियन के लिए, ठीक है, एसपीएससी स्टेट के लिए, और जेएसपीएससी ज्वाइंट सर्विस पब्लिक कमीशन दो स्टेट, दो या दो से ज्यादा स्टेट के एक साथ। ठीक है, तो ये 315 के एक आर्टिकल में लिखा हुआ है, ये 315 के एक आर्टिकल में लिखा हुआ है, और 315 के दो आर्टिकल में लिखा हुआ है। यूपीएससी और एसपीएससी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। और जेएसपीएससी, जेएसपीएससी ना ज्वाइंट सर्विस पब्लिक कमीशन, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ध्यान से सुनना। अब अपॉइंटमेंट कैसे होता है? यूपीएससी का अपॉइंटमेंट जो होगा, यूपीएससी के अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। भाई यूनियन लेवल का है तो यूपीएससी का देखो, सबसे पहले 315 में अपन ने कुछ नहीं पढ़ा, ये पढ़ा कि तीन क्या होती है, यूपीएससी, एसपीएससी, जेएसपीएससी। ठीक है, फिर मैंने पढ़ा कि भाई ये होती है, फिर मैंने बोला अब तुम्हें ये लगेगा अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो यूपीएससी का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा, एसपीएससी का अपॉइंटमेंट गवर्नर करेगा, और जेएसपीएससी का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, कंडीशन, कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट, half of the member must have held office for at least 10 year under the government of India और स्टेट गवर्नमेंट। कौन बनेगा? जो हाफ ऑफ द मेंबर जो होंगे ना, ये यूपीएससी के, ये यूपीएससी के हाफ ऑफ द मेंबर क्या होंगे? ठीक है, इनके जो हाफ ऑफ द मेंबर होंगे एटलीस्ट 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, इनके मेंबर्स को। ठीक है, अब इनका इनका टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है, एक बार अपन बेयर एक्ट भी ओपन कर लें। 315 में सिर्फ सिंपल सी बात क्या लिखी हुई है? 315 का आर्टिकल पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड फॉर स्टेट, यही बात लिखी हुई है 315 में। ठीक है, कि भाई पब्लिक सर्विस कमीशन होगा यूनियन और स्टेट्स का। तो सबसे पहले कि दो या दो से ज्यादा स्टेट क्या कर बना सकती है? एक जीएसपीएससी बना सकती है। फिर इतना ज्यादा अपन को दिमाग नहीं लगाना है, यूनियन पब्लिक सर्विस की यूनियन ऑफ कमीशन पब्लिक सर्विस ये यूपीएससी बनेगा। ठीक है, और फिर 316 में अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो जो यूपीएस ये द चेयरमैन एंड अदर मेंबर ऑफ पीएससी शैल बी अपॉइंटेड इन द केस ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और ज्वाइंट सर्विस पब्लिक कमीशन। कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। एक बार हैंड रेज करो भाई। यूपीएससी और जेएसपीएससी, जेपीएससी, यूपीएससी और जेपीएससी में कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। और बाकी में कौन करेगा? स्टेट में कर देगा गवर्नर। ठीक है, कौन कर देगा? गवर्नर। फिर ये लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट एज नियरली, मतलब जो ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन होंगे ना, इसके हाफ ऑफ द मेंबर, इसके हाफ ऑफ द मेंबर्स को क्या होगा? 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए? 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। ठीक है, और देखते हैं। यदि मान लीजिए कि कोई सीट वेकेंट हो जाती है चेयरमैन ऑफ द कमीशन, देखो क्या लिखा है, इफ द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द कमीशन बिकम्स वेकेंट। एक बार समझ में तो आ रहा है ना, यूपीएससी अपन एग्जाम देते हैं ना, यूपीएससी का, एसपीए पब्लिक सर्विस कमीशन, ये उन चीजों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, कि मान लीजिए कि कोई सीट वेकेंट है, कोई सीट एब्सेंट है, तो कौन परफॉर्म करेगा? परफॉर्म कौन करेगा? जैसे लाइक परफॉर्म बाय द एनी ऑफ द मेंबर, जो प्रेसिडेंट, जो प्रेस, जैसे मान लो तुम यूपीएससी के चेयरमैन हो, तुम जेपीएससी के चेयरमैन। ठीक है, अब तुम्हारी सीट या तो वेकेंट है या तुम्हारी सीट एब्सेंट है, तो इन दोनों में कौन करेगा? ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट करेगा। भाई कोई कौन कौन अपॉइंट करेगा? मतलब मान लो कि तुम चेयरमैन हो, तुम या तो एब्सेंट हो या तुम्हारी सीट वेकेंट है, तो कोई अन्य व्यक्ति करेगा। चेयरमैन तुम्हारे पद को कौन लेगा? अन्य व्यक्ति लेगा। लेकिन वैसा व्यक्ति कौन होगा? जिसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करे, मतलब अपॉइंट क्या करे? प्रेसिडेंट सेलेक्ट करे कि भाई आप चेयरमैन होंगे। ठीक है, और गवर्नर स्टेट सर्विस कमीशन में गवर्नर, गवर्नर सेलेक्ट करेगा। तो आ जाइए, ये कुछ लिखा होगा यहाँ पे। ये हो गया टर्म ऑफ ऑफिस, अपन देख लेंगे सब, मुझे एक बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो ये सारी चीजें हो गई। अब आओ इसके अंदर क्या लिखा हुआ है थर्ड सेकंड में, कब से कब तक ऑफिस होल्ड करके रखेंगे? तो ये तीनों जो लोग हैं ये 6 साल तक, कितने साल तक? 6 years, और अंटिल द एज ऑफ 65 years। कितने साल तक? 6 साल और 65 साल, जो भी जल्दी हो, जो भी जल्दी हो। तो 365 के 316 के दो में लिखा है। देखो कहां से शुरू हुआ है? 315। तीन तरीके के यूपीएससी बताए इन्होंने, पीएससी। 316 में अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो सिंपल सी बात है, यूपीएससी का और जेपीएससी का जो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसका अपॉइंटमेंट करेगा प्रेसिडेंट।
कौन करेगा? प्रेसिडेंट। और जो स्टेट की पीएससी है उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? गवर्नर। यदि मान लीजिए कोई सीट वेकेंट है यूपीएससी की जेपीएससी की, कौन कौन बोलेगा कि प्रेसिडेंट बोलेगा कि ये व्यक्ति चेयरमैन बनेगा, और एसपीएससी की खाली है तो गवर्नर बोलेगा कि ये व्यक्ति चेयरमैन बनेगा। ठीक है। और ये क्या कर सकते हैं, इनका टर्म ऑफ ऑफिस 6 ईयर और 62 ईयर्स, 65 ईयर्स, 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ये होगा। ठीक है। रेजिग्नेशन किसको दे सकते हैं? तो यूपीएससी और जेपीएससी में रिस्पेक्टिवली चल रहा है, कुछ अपना गलत नहीं है, सब रिस्पेक्टिवली चल रहा है। कौन किसको देगा? प्रेसिडेंट। यूपीएससी और जेएसपीएससी की सिचुएशन में किसको दिया जाएगा? प्रेसिडेंट को दिया जाएगा। और एसपीएससी की सिचुएशन में गवर्नर को दिया जाएगा कि भाई हम रिजाइन करना चाहते हैं। रीअपॉइंटमेंट नॉट एलिजिबल वंस हेल्ड, देखो 316 का 3, इसका अपॉइंटमेंट अपन देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, a person who holds office as a member of public service commission on the expiration of his term office be ineligible to reappointment of that office। समझ गई कि एक बार, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ नहीं क्या, देखो ये बात समझो कि एक बार पब्लिक सर्विस कमीशन में से कोई व्यक्ति क्या हो जाता है, उसका टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाता है, तो वो इनएलिजिबल हो जाएगा रीअपॉइंटमेंट के लिए उस ऑफिस में। डन, सिंपल सा है, इसमें कुछ भी नहीं है। मान लीजिए यूपीएससी का मेंबर है, इसका सर्विस एक्सपायर हो गया, तो वो अब इस जगह पर क्या नहीं बन सकता, इस जगह पर मेंबर दोबारा नहीं हो सकता, रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। आ जाइए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ग्राउंड फॉर रिमूवल, इसको रिमूवल, इनका रिमूवल हो सकता है। आपसे पूछा जा सकता है फ्री में इनका रिमूवल कैसे हो सकता है, भाई है तो बड़े लोग ही ना, यूपीएससी एसपीएससी है भी तो बड़े लोग। सुप्रीम कोर्ट में जैसे होता है ना प्रूव्ड इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर, प्रूव्ड इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर, इस ग्राउंड पे भी क्या कर सकते हैं, इनको क्या किया जा सकता है, इनको रिमूव किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारे मन में, कौन सा आर्टिकल है, एक बार चेक करते हैं। ये आर्टिकल है 317। अब तुम एक चीज ध्यान से सुनो कि अभी तक रिमूव कौन कर रहा था, मतलब अपॉइंट कौन कर रहा था, बताओ जल्दी। कि यदि यूपीएससी और एसपीएससी तो कौन अपॉइंट कर रहा था? प्रेसिडेंट। यूपीएससी और एसपीसी एसपीएससी है जो भी है, और एसपीएससी में कौन अपॉइंट कर रहा था? गवर्नर। गवर्नर। और यदि मतलब इनकी पोस्ट वेकेंट वेकेंट हो रही थी तो भी कौन मैनेज कर रहा था? प्रेसिडेंट। और यहाँ कौन मैनेज कर रहा था? गवर्नर। लेकिन तुम एक चीज देखो, जब रिमूवल की बात होती है ना तो रिमूवल दोनों में प्रेसिडेंट करता है। पढ़ लेते हैं अपन, रिमूवल दोनों में प्रेसिडेंट करता है। तो आ जाइए 317 के 1 में क्या लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ क्लॉज 3 द चेयरमैन और एनी मेंबर ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक इंक्वायरी करता है, उसके बाद में कौन रिमूव कर सकता है? प्रेसिडेंट। एक बार हैंड्रेस करो, याद रखेगा, मतलब याद रहेगा। अपॉइंट कौन कर रहा था? अपॉइंट तो प्रेसिडेंट गवर्नर, लेकिन देखो रिमूवल में सिर्फ प्रेसिडेंट लिखा हुआ है। रिमूवल में क्या लिखा हुआ है? प्रेसिडेंट। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? प्रेसिडेंट। अब आ जाओ सस्पेंशन में भी देख लेते हैं। रिमूवल मतलब हटाना, सस्पेंशन मतलब उसके काम, उसके चीजों को सस्पेंड कर देंगे। फिर क्या लिखा हुआ है? सस्पेंशन कि द प्रेसिडेंट इन द केस ऑफ यूपीएससी जेपीएससी एंड द गवर्नर इन द केस ऑफ एसपीएससी। तो सिर्फ अपन ने रिमूवल में देखा, तो ये ऑफकोर्स आपका प्री का क्वेश्चन 110% बनेगा, क्योंकि सब लोगों को, जैसे मान लो समझो कि सबको पता है, अपन लोग रट के चले जाते हैं कि यूपीएससी में प्रेसिडेंट है, जेपीएससी में प्रेसिडेंट है, एसपीएससी में गवर्नर, चाहे कुछ भी काम हो, चाहे कुछ भी काम हो, लेकिन तुम्हें मैंने अभी चीज करवा दी है सस्पेंड, चाहे कुछ भी काम हो, लेकिन सस्पेंड, वो जब रिमूवल की बात है तो रिमूवल ओनली और ओनली प्रेसिडेंट कर सकता है। कौन कर सकता है रिमूवल? ओनली और ओनली प्रेसिडेंट कर सकता है। बाकी आपको नेट आवाज आ रही है ना तुम्हारे को प्रॉपर, आवाज अटक थोड़ी रही है बीच में। ठीक है, कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट कर सकता है। लेकिन सस्पेंशन, सस्पेंशन वही सेम, कौन करेगा सस्पेंशन? यूपीएससी जेपीएससी जेपीएससी में प्रेसिडेंट और एसपीएससी में गवर्नर। आ जाओ क्या लिखा हुआ है, कंडीशन फॉर रिमूवल। कंडीशन फॉर रिमूव, अब जैसे अभी एक रिमूवल तो अपन ने ऊपर पढ़ा, कौन सा रिमूवल पढ़ा? एक ऊपर पढ़ा जिसमें प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी आई है। इसके अलावा भी तो हो सकता है, तो ये प्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी तो सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करता है,
सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करता है और प्रेसिडेंट को बोल देता है कि भाई ये इंक्वायरी है, आप इसको रिमूव करो। लेकिन अदर ग्राउंड भी तो हो सकते, तो अदर ग्राउंड कि भाई आप इंसॉल्वेंट हो गए, ठीक है, आप आउटसाइड लाइक यूपीएससी में आईएएस के मेंबर हो तो भी आप मेंबर हो, तो भी आप आउटसाइड कोई काम कर रहे हो, तो आप क्या हो जाएंगे, पेड एम्प्लॉयमेंट, तो भी आप क्या हो जाओगे, रिमूवल हो जाओगे। फिर आप माइंड बॉडी की इन्फर्मिटी आ गई तो आप रिमूव हो जाओगे। ठीक है, पीएससी का काम क्या होता है, पीएससी का काम क्या होता है, एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना। ठीक है, पीएससी का काम क्या होता है, देखो यूपीएससी का एग्जाम होता है, ऐसा नहीं है यूपीएससी का एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाता है। आईएएस थोड़ी, ये थोड़ी यूपीएससी मतलब आईएएस, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या करवाते हैं, यूपीएससी, एसपीएससी, भाई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यही तो करवाते हैं, एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। इनका काम क्या करवाते हैं, इनका काम है अपॉइंटमेंट के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाना। ठीक है, ये आपको कुछ पढ़ना नहीं है। यूपीएससी के जो चार्जेस होते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में होते हैं। एसपीएससी के जो चार्जेस होते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में होते हैं। और जेएसपीएससी के जैसे मान लो कि वेस्ट बंगाल और राजस्थान है, इसका क्या बन गया, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बन गया, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बन गया। तो आधा इधर से निकलेगा और आधा इधर से निकलेगा, रिस्पेक्टिवली शेयर में। डन। वॉशिंग मशीन में डाल दिए। हे सिरी, इस तो नहीं होगा। हे सिरी, कॉल मम्मी। मिल गया। हम्म। ठीक है, डन। याद रखोगे ना हमेशा, यूपीएससी में, यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाता है, एसपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाता है। और इसके अंदर 10 साल से ज्यादा, 10 साल का एक्सपीरियंस वाले गवर्नमेंट लोग होने चाहिए। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा, कौन कैसे कैसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, इधर गवर्नर अपॉइंट करता है, जेएसपीसी में प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, इधर गवर्नर। सिर्फ रिमूवल, सिर्फ रिमूवल, बहुत ध्यान से सुनना, सिर्फ रिमूवल दोनों का प्रेसिडेंट करता है। अब वही तुम्हें मैंने बताया, किसके खर्चे किस पे रहेंगे, यूपीएससी के खर्चे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज रहेंगे, एसपीएससी के खर्चे स्टेट पे चार्ज रहेंगे, और जेएसपीएससी के खर्चे किस पे चार्ज रहेंगे, जिस जिस स्टेट की जेएसपीएससी उसमें प्रपोर्शनेटली बढ़ जाएंगे। ठीक है, लेट बिफोर लोकसभा, यूपीएससी अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा, प्रेसिडेंट को, एसपीएससी अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा, गवर्नर को, और जेएसपीएससी रिस्पेक्टेड गवर्नर को, वेस्ट बंगाल के गवर्नर। अब ये देखो, डन। मैं मानती हूँ समझ में आ गया होगा, सिंपल है, बाय बाय चांस एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो कम, बस थोड़ा सा पता होना। ट्रिब्यूनल्स, ट्रिब्यूनल्स पार्ट 14 है। ट्रिब्यूनल जैसे मान लो, अब हर काम क्या करते हैं, कोर्ट संभालने लग जाए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब का संभालने लग जाए, कोर्ट का बर्डन कितना बढ़ जाएगा। तो छोटी छोटी चीजें लाइक रेंट ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, ये लोग, ये ट्रिब्यूनल होना भी तो जरूरी है। तो ट्रिब्यूनल एक क्वासी जुडिशियल वो है, क्या है, क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है। कौन से में, 14A, पार्ट 14A। ठीक है, बस ये याद रखना है, इसका आर्टिकल, आर्टिकल याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 14A, 323 है, 323 भी कल तक की क्लास देख ली थी, क्लास तो खत्म, मेरा मकसद तो ये था, मतलब मेरा तो ये था, पूरा पढ़ लिया, हो गया खत्म, ज्यादा बच्चा ही नहीं है। 156 ना। ट्रिब्यूनल एक क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है, ये सेटअप किया जाता है रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ कोर्ट्स, और डिसीजन को एक्सपीडिएट करने के लिए। ठीक है, और इसके अंदर लॉयर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं। ठीक है, ट्रिब्यूनल के जो डिसीजन है वो सिविल कोर्ट के जैसे बाइंड होते हैं, ट्रिब्यूनल्स के जो डिसीजन है वो सिविल कोर्ट के जैसे बाइंड होते हैं, और डिग्री और सब्जेक्ट टू अपील होते हैं। ठीक है, सिविल कोर्ट डिग्री के जैसे बाउंड होते हैं, और ये सब्जेक्ट टू अपील होते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट क्या कर सकता है, आर्टिकल 262 अपन ने पढ़ा है ना, इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, तो सॉरी इंटर स्टेट रिवर्स के संबंध में, तो पार्लियामेंट स्टेब्लिश कर सकता है ट्रिब्यूनल। याद है क्या तुम्हें, मैंने एक चीज बताई थी, आर्टिकल 262, जो इंटर स्टेट रिवर होता है उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई अधिकार नहीं होता, पार्लियामेंट ट्रिब्यूनल स्टेब्लिश कर सकता है। पता नहीं याद नहीं होगा तुम्हें, ध्यान से नहीं सुन रही होगी। तो पार्लियामेंट भी डिस्ट्रीब्यूट, देखो जो यूज, डिस्ट्रीब्यूशन और वाटर होते हैं ना इंटर स्टेट रिवर के, उनसे संबंधित क्या कर सकता है, ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश कर सकता है। ठीक है, और पार्लियामेंट में ऑल्सो प्रोवाइड दैट सुप्रीम कोर्ट एंड अदर कोर्ट शैल नॉट हैव जुरिडिक्शन ओवर सच डिस्प्यूट, ये आर्टिकल 262 में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट और किसी अदर कोर्ट का उस पे क्या नहीं होगा, उस पे एक्सक्लूसिव अधिकार नहीं होगा, जिस जो पार्लियामेंट ट्रिब्यूनल बनाएगा ना इंटर स्टेट रिवर में, यूज उसके डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे वही मैंने बताया था तुम्हें, राजस्थान है और कोटा है, सॉरी राजस्थान है और एमपी है, चंबल इन दोनों के बीच में बहती है। ठीक है,
तो पानी तो भाई दो स्टेट में जा रहा है, तो इसके लिए इंटर स्टेट काउंसिल के लिए एक इंटर स्टेट रिवर के लिए ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, कोई अदर कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन नहीं होगा। दो तरीके के ट्रिब्यूनल दिखेंगे, एक 323 ए में दिखेंगे और एक 323 बी में दिखेंगे। 323 ए में कौन दिखेंगे? 323 ए में पब्लिक सर्विस मैटर से संबंधित जो ट्रिब्यूनल संभालेंगे, लाइक कैट, सेट, ठीक है। और पार्लियामेंट स्टेब्लिश कर सकती है, केवल और केवल पार्लियामेंट स्टेब्लिश कर सकती है 323 ए के लिए, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर नहीं। देखो कैट, कैट, सेट, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट, ये सारी चीजें होगी, ठीक है। और 323 बी में, जैसे मैंने तुम्हें बताया ना, रैंड ट्रिब्यूनल, तुम्हारे है कोई पढ़ा तुमने? रैंड ट्रिब्यूनल एक्ट, राजस्थान रैंड ट्रिब्यूनल है हमारे, तुम्हारे है कोई वेस्ट बंगाल का? यस मैम, है मैम। तो कितने परसेंट तक बढ़ा सकते हो रैंड? वही 5% तक ही बढ़ा सकते हो क्या तुम? तुम्हारे भी पढ़ा तुमने कभी? यस मैम। ठीक है, तो बस ना मुझे लगता है सिमिलर ही होगा सब जगह, बस वो राजस्थान रैंड कंट्रोल एक्ट के नाम से हमारे तो, ठीक है। तो 300 देखो यहाँ पे पार्लियामेंट बना सकती है, तुमसे पूछा गया 323 ए के बड़े बड़े ट्रिब्यूनल बनते हैं, सेट, कैट, तो ये कौन बना सकती है? पार्लियामेंट बना सकती है। और जो 323 बी के हैं वो स्टेट भी बना सकती है, लाइक टैक्सेशन से रिलेटेड, ठीक है। और फॉरेन एक्सचेंज, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल होते हैं ना, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रिलेटेड, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड और रेंट से रिलेटेड, तो कौन बना सकती है? दोनों बना सकती है, याद रहेगा। 323 ए कौन बना सकती है? केवल और केवल पार्लियामेंट बना सकती है, बड़ी है, बड़े बड़े ट्रिब्यूनल्स हैं। और 323 बी में रैंड ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, वेजेस ट्रिब्यूनल, पीएफ, ईएसआई, ये सब इनसे संबंधित ट्रिब्यूनल कौन बना सकती है? दोनों बना सकती है, पार्लियामेंट भी बना सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकती है। जुडिशियल रिव्यू, ये भी आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, हटा दूंगी मैं। अब बात करते हैं अपन इलेक्शन कमीशन की। किसकी बात करते हैं? इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, ठीक है। तो टी सेशन आपने, चलो धीरे धीरे अपन सुन लेंगे, कोई बात नहीं। देखो 324 बताता है कि भाई आपका एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, ताकि एसडीसी सुपरिटेंडेंस बना रहे, डायरेक्शन बना रहे और कंट्रोल बना रहे, और द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल, जो भी इलेक्टोरल रोल्स होते हैं ना, उस पर क्या बना रहे? सुपरिटेंडेंस बना रहे, डायरेक्शन बना रहे और कंट्रोल बना रहे। फ्री और फेयर इलेक्शन हो। अब देखो कौन कौन से इलेक्शन होंगे फ्री और फेयर, भाई अपन क्या देखते हैं? अपन इलेक्शन कौन से देखते हैं? प्रेसिडेंट के, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन देखते हैं। फिर ये इनके इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं ना, मैं मानती हूँ थोड़ा थोड़ा याद होगा तुम्हारे को। प्रेसिडेंट में इलेक्टेड मेंबर करते हैं, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट में, वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट, वो भी वाइस प्रेसिडेंट में दोनों तरीके के मेंबर करते हैं, ठीक है। और इस अब लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान, देखो लोकसभा राज्यसभा लाइक हाउस ऑफ पीपल, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। विधानसभा, विधान परिषद, इन सबके तो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। और इन सबके तुमसे पूछा गया कि इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन किसको संभालता है? तो इलेक्शन कमीशन एसडीसी, सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल, किस किस का कंट्रोल, किस किस की वो, तो मैंने बोला कि लोकसभा राज्यसभा के जिसमें डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। फिर मैंने दूसरा था तुमको बोला स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, और सॉरी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो दूसरे इसके भी डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। और तीसरा वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट जिनके इंडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं उनको संभालता है। कंपोजिशन, कंपोजिशन क्या होगा, मतलब क्या होता है? टी सेशन कमिटी, पता नहीं आया है कि यहाँ पे, तो कभी सुना तुमने टीटी सेशन? टी सेशन, टी सेशन एक इंसान थे, समझना। अब इन लोगों ने, मतलब ऐसे ही चल रहा था इलेक्शन प्रोसेस, ऐसे चल रहा था, लेकिन जब से टी सेशन आए ना, इलेक्शन कमीशन के शायद चेयरमैन बने थे, उसके बाद में ये जो इलेक्शन में क्रांति आ गई कि मतलब वोट, वोट के लिए आपको आधार कार्ड की जरूरत है। ऐसे मतलब पहले के लोग भाई इंड्यूसमेंट, आप यदि किसी को कोअर्जन कर रहे हो, किसी को इंड्यूस कर रहे हो, तो वहां पे ना मतलब कोई किसी को भी वोट दिलवा सकता है। मैं तुम्हें अश्मिता बोल रही हूँ, तुम्हें इसको वोट देना है, लड़ लड़ के, तो इन्होंने पनिशमेंट इम्पोज करना चालू करी। तो टी सेशन एक बहुत, मतलब बहुत क्रांतिकारी व्यक्ति थे, मतलब जैसे ये आए थे ना तो बहुत क्रांति आई थी अपने इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। तो क्या बोला मैंने कि इलेक्शन कमीशन का कंपोजिशन, ये भी बड़े आदमी होते हैं, जैसे भी मैंने तुम्हारे को बोला यूपीएससी, यूपीएससी बड़े आदमी होते हैं। देखो रिमूवल कैसे होता है यूपीएससी का, तुमसे पूछा कितना बड़ा रिमूवल होता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जैसे रिमूवल होता है यूपीएससी के मेंबर्स का, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन भी एक बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी इलेक्शन का। तो इसके अंदर क्या होता है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और एक दो इलेक्शन कमिश्नर, जैसे मान लो कि मैं तो सीईसी हूँ और दो अदर मेंबर है, दो अदर मेंबर है, ठीक है।
तो 1989 तक देखो, 19 ये शायद 1989 के बाद में ये आए थे शायद 90, मतलब जो भी है टी सेशन। तो पहले ना केवल और केवल मान लो एक ही व्यक्ति के हाथ में था, इसके हाथ में था, केवल एक ही व्यक्ति, सिंगल मेंबर बॉडी चलती थी ये कमीशन। फिर मल्टी मेंबर बॉडी बनी, फिर सिंगल मेंबर बॉडी बनी, फिर मल्टी मेंबर बॉडी बनी। मतलब आज के डेट में मल्टी मेंबर बॉडी है, मतलब एक तो होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी के दो क्या होंगे, टू अदर इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, बाकी के दो क्या होंगे, अदर इलेक्शन कमिश्नर। मैं मान समझ में आया होगा। अब आओ आज की डेट, पहले के देखो, मतलब ये क्या कंट्रोल करने लग गए थे, कंट्रोल करने लग गया पूरे इलेक्शन। भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहने को तो ये एग्जीक्यूटिव भी तो है, भाई कहने को तो एग्जीक्यूटिव भी तो है, संभालने तो पूरा कंट्रोल नहीं हो जाएगा इलेक्शन पे। फिर तो लोकसभा भी ले, राज्यसभा भी ले तुम्हारी, प्रेसिडेंट भी ले तुम्हारा, वाइस प्रेसिडेंट भी तुम्हारा, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी तुम्हारी, और वो लेजिस्लेटिव काउंसिल भी तुम्हारी, तो ये गलत हो जाएगा। तो मल्टी मेंबर बॉडी बनाएगी। ठीक है, अब देखो यही तो 1991 यही केस था, एसिस धनोआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कि भाई एक इंडिविजुअल के हाथ में सारा कंसंट्रेशन दे देना, ये क्या है, गलत है, प्रिवेंट, रोका जाना चाहिए। 1995 में टीएन सेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोर्ट रूल दैट सीईसी डज नॉट एंजॉय अ हायर स्टेटेड अदर देन इलेक्शन कमिश्नर। मतलब ये बोल दिया ना कि पारुल सीईसी है, कि पारुल यदि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और मान लीजिए अश्मिता और खुशप्रीत है, तो ये तीनों बराबर हैं। ऐसा नहीं, ये बोल रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि पारुल चीफ इलेक्शन कमिश्नर है तो अदर इलेक्शन कमिश्नर पे हायर स्टेटस को क्या करती है, इंजॉय करती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और मल्टी मेंबर बॉडी पे क्या किया इन्होंने, एम्फोसाइज किया, क्या किया, एम्फोसाइज किया। अब तुम्हारे को पूछा गया कि जब तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया तो तुम थोड़ा सा दिमाग लगाना, तुम्हारे मन में आएगा यार चीफ इलेक्शन कमीशन क्या पार्लियामेंट अपॉइंट करेगी, तो आप खुद सोचो हैंडल क्या करते हैं ये लोग, पार्लियामेंट को हैंडल करते हैं ना, मतलब खुद चलो दिमाग में देखो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर यूपीएससी के मेंबर जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, कौन करता है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। देखो यूपीएससी के मेंबर जैसा ही चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के मेंबर जैसा ही, वही सेम चल रहा था, 6 साल, 65 साल, ठीक है, और कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, 6 साल और 65 साल, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, अब रिमूवल कैसे होगा, तो देखो रिमूवल भी इनका सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसे हो रहा है, किसके जैसे हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज से जैसे हो रहा है, प्रूवन मिस कैपेसिटी, प्रूवन मिस बिहेवियर और इनकैपेसिटी, पार्लियामेंट निकालती है इनको। डन, एक बार हैंड रेज करो, समझ में तो आ रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अब तुमसे पूछा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे रिमूव किया जाता है, तो रिमूव इनका जैसे ऊपर वाले यूपीएससी के मेंबर को रिमूव किया जाता है ना, वैसे इनको रिमूव किया जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। ठीक है, तो कैसे, सुप्रीम कोर्ट के जज, लेकिन वहां पे सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करता है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसे तो निकाला जाता है, लेकिन पार्लियामेंट इंक्वायरी करता है स्पेशल मेजोरिटी से। मतलब अभी अपन तीन लास्ट में जब क्लास खत्म हो गया, कल कल की क्लास, कल या परसों की क्लास ले लेंगे, उसमें मैं बता दूंगी स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है। देखो एक तो होती है सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी के मतलब जैसे मान लो 100 जने बैठे हैं तो 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग, सिंपल, समझ गए, 51% होगा तो मतलब ये चीज जीत गई ना, ये होती है सिंपल मेजोरिटी। क्या होती है, सिंपल मेजोरिटी। एक होती है स्पेशल मेजोरिटी, कौन सी मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी। मतलब मान लो 100 लोग हैं तो 100 में कितने चाहिए हमारे को, 75, 2/3, समझ गए, 100 लोग प्रेजेंट है तो 2/3, ये होती है स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, और एक क्या होती है और भी स्पेशल मेजोरिटी, मतलब जैसे मान लो कि पूरे मेंबर में पूरे 200 मेंबर है, पूरे 200 मेंबर है, तो और भी ज्यादा स्पेशल मेजोरिटी क्या होगी कि भाई 50% का तो क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, और जो प्रेजेंट है उसका टू थर्ड क्या होना चाहिए, वोट देना चाहिए। तो ये क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिंपल मेजोरिटी, समझ गए, एक होती है सिंपल मेजोरिटी, मतलब जो बैठे हैं उनका 50% से ज्यादा। डन, अश्मित तो कॉमन सेंस है नहीं ये तो, कि भाई एक जो बैठे हैं उसके 50, जैसे मान लो 100 जने बैठे हैं तो 50 से 51, जैसे 51 वोट हो जाएगा तो केस इसके फेवर में चला जाएगा। ठीक है, अब एक होती है स्पेशल मेजोरिटी, 100 जने बैठे हैं तो जैसे ही 2/3 स्पेशल मेजोरिटी, मतलब 76 लोग, भाई 76 लोग क्या हो जाएंगे, 76 लोग एक केस के फेवर में चले जाएंगे तो वो जीत जाएगा। और एक होती है ओवर स्पेशल मेजोरिटी, जैसे मान लो कि 200 लोग हैं तो 200 में से 100 का प्रेजेंट होना जरूरी, जैसे 90 लोग प्रेजेंट है तो वो केस पास नहीं होगा,
क्योंकि 50% का प्रेजेंट होना जरूरी है, और जो प्रेजेंट है उसका भी 2/3 का क्या होना चाहिए, वोटिंग होना चाहिए। एक बार हैंड रेज करो, समझ में आई ये वाली स्पेशल मेजोरिटी। दो तरीके की स्पेशल, तो ये जो है ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनको हटाने के लिए देखो, इनको ये जो तुमसे पूछा, ये इंपॉर्टेंट है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे रिमूव किया जाता है? तो रिमूव किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसे प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी बाय पार्लियामेंट, ठीक है, बाय पार्लियामेंट। और ये स्पेशल मेजोरिटी में कौन, ये बहुत ओवर स्पेशल मेजोरिटी है यहाँ पे। भाई तुम इलेक्शन कमिश्नर को हटा रहे हो, तो 2/3 तो आपके देखो 50% तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस होनी चाहिए, और 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग होनी चाहिए। जो मेंबर प्रेजेंट है उसमें से 2/3 क्या होनी चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए। और बाकी के इलेक्शन कमिश्नर को आप कैसे हटाओगे? प्रेसिडेंट हटा देगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। कहने को तो बोलते तो यही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हेड नहीं होता, लेकिन मान लो बाकी के दो को हटाना हो, तो प्रेसिडेंट सीईसी की रिकमेंडेशन पे, सीईसी की रिकमेंडेशन पे क्या कर देगा, बाकी के दो को हटा दे। ठीक है, 325, एक बार हैंड रेज कर दो। 324 समझ में आ गया, प्रोसीजर हमने समझ लिया, कैसे अपॉइंट होगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है सब लोगों को। रिमूवल कैसे होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसे रिमूव किया जा सकता है, और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है। 325 कि एक सब मतलब सारी टेरिटोरियल मतलब इलेक्टोरल रोल बनाते हैं ना 325 में, कि ये पारुल जैन है तो ये यहाँ पे रहती है, ये अश्मिता है तो ये यहाँ पे रहती है, खुशप्रीत है यहाँ पे रहती है, शालिनी है यहाँ पे रहती है। तो इन्होंने बोला कि एक जनरल इलेक्टोरल रोल होगा टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो हाउस ऑफ लेजिस्लेचर हो, और कोई भी व्यक्ति उस इलेक्टोरल रोल में के इंक्लूजन के लिए इस आधार पे इनएलिजिबल नहीं होगा कि कोई की रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, एनी ऑफ देम, मतलब इस आधार, इनके आधार पर इलेक्टोरल रोल से एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा कि कोई रिलीजन ऐसा है, कोई रेस ऐसा है, कोई सेक्स कैसा है, कास्ट ऐसी, ऐसे आधार पर। ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अबॉलिशेस कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सेपरेट। समझ में ये क्या मतलब, सबका एक आपका इलेक्टोरल रोल होना चाहिए, प्रॉपर इलेक्टोरल रोल होना चाहिए। किसका? स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्टोरल रोल होना चाहिए प्रॉपर, और हाउस ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्टोरल रोल होना चाहिए। और आप केवल इसी आधार पर, कि केवल रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और एनी ऑफ देम के आधार पर इनएलिजिबल नहीं ठहरा सकते। ठीक है, 326 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, रटा हुआ होना चाहिए, आपकी जबान पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपसे पूछा व्हाट इज एडल्ट फ्रेंचाइजी, व्हाट इज एडल्ट फ्रेंचाइजी? तो इलेक्शन, जो लोकसभा का इलेक्शन होता है और स्टेट असेंबली को अपन करते हैं ना, लोकसभा मैंने सिखाया था, याद है क्या तुम्हारे को? एक होती है लोकसभा, लोकसभा में अपन लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, तो अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग वोट देते हैं। तो अपन लोग वोट देते हैं, 326 किसके लिए? लोकसभा और स्टेट। और राज्यसभा में कौन वोट देता है? जो हम लोकसभा के लोगों को सेलेक्ट करते हैं ना, उस वो राज्यसभा के लोगों को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए राज्यसभा बड़ी होती है। तो इलेक्शन टू लोकसभा और स्टेट असेंबलीज आर बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइजी। किस पे बेस्ड होती है? एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो व्हाट इज एडल्ट फ्रेंचाइजी? कि भाई पहले क्या था, मतलब 18 साल से बड़ा व्यक्ति, 18 साल वोटिंग से, एज, हाँ वोटिंग एज। हाँ, वोटिंग एज, एडल्ट फ्रेंचाइजी वोटिंग एज, कि भाई 18 से पहले की उम्र में क्या थी, पहले के टाइम पे ये भी पूछ, ये भी याद रहना चाहिए 61st अमेंडमेंट से। मतलब क्या होता है, ये पूरा अपन जब ये लिखेंगे ना, तो तुम्हारे एग्जाम में कभी इलेक्शन कमीशन का ऐसे आ जाए, तो तुम लिख सकती हो ना इलेक्शन कमीशन कैसे क्या है, कि भाई एडल्ट फ्रेंचाइजी, टीएन सेशन के बारे में लिख सकती हो तुम। फिर तुम ये लिख सकती हो कि पहले ये सिंगल मेंबर बॉडी थी, फिर ये मल्टी मेंबर बॉडी हो गई है, कैसे हटाया जा सकता है इन लोगों को, ये सब चीजें लिख सकती हो। एडल्ट फ्रेंचाइजी कि भाई आप 18 साल के, 18 साल पहले ये उम्र 21 साल थी, वही 21 साल का व्यक्ति क्या कर सकता है, चुन सकता है। फिर ये उम्र क्या कर दी, 18 साल कर दी 61 में, कि एक वह व्यक्ति जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, 18 साल से ऊपर का है, वो एंटाइटल टू वोट है। क्या है वो? एंटाइटल टू वोट है, और केवल इसी आधार पर मतलब एंटाइटल टू वोट है। लेकिन मान लीजिए वो अनसाउंड माइंड का है, नॉन रेजिडेंस है, और इलीगल प्रैक्टिस में करप्ट है, तो इस तो क्या नहीं कर सकता, वो वोट नहीं दे सकता। जनरली 18 साल का व्यक्ति वोट दे सकता है, लेकिन यदि वो इलीगल प्रैक्टिस में करप्ट है, यदि वो अनसाउंड माइंड का है, और यदि वो नॉन रेजिडेंस है, तो इसमें वो नहीं दे सकता। अब राइट टू वोट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है, और तुम्हारा नोटा, नोटा देना भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। समझ में आया? नोटा नॉट अप्लीकेबल, भाई मैं किसी को नोटा पे भी टिक लगा सकते हो आप। भाई आप मान लीजिए दो को वोट देना है, तो तीसरे में आप नोटा है ना, कि भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो इस पे भी आप क्या लगा सकते हो, इस पे भी थंब लगा सकते हो कि भाई नहीं,
तो पीयूडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने क्या करा था, नोटा का पॉइंट इंट्रोड्यूस कर दिया था, नोटा का वो इंट्रोड्यूस कर दिया। 327। तो देखो 324 में मैंने तुम्हें इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया, 325 ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, 326 में मैंने तुम्हारे को लाइक इनके बारे में बताया, राइट टू वोट। 325 क्या था, कुछ काम का नहीं था तो अपन को ज्यादा याद नहीं था। 327 कुछ भी नहीं है, पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए इलेक्टोरल रोल का प्रिपरेशन कैसे होगा, कुछ नहीं देख रहा, कोई भी नहीं आपसे पूछ रहा। स्टेट लॉ, स्टेट लेजिस्लेचर भी स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ बना सकती है। देखो जनरल रूल है, पार्लियामेंट लॉ बनाती है, समझो, चाहे वो पार्लियामेंट वो इलेक्टोरल हो, इलेक्शन करना हो, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर का। लेकिन मान लो कि पार्लियामेंट ने किसी चीज पे नहीं बनाया तो स्टेट लेजिस्लेचर बना सकती है, कोई नहीं रोक रहा है स्टेट लेजिस्लेचर को कि तू बना ले। देखो स्टेट लेजिस्लेचर कैन ऑल्सो मेक लॉ फॉर इलेक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, दे कैन मेक लॉ नॉट कवर्ड बाय पार्लियामेंट, ठीक है। लेकिन पार्लियामेंट को ओवरराइड नहीं करेंगे, पार्लियामेंट को सपोर्ट ही करेंगे। ये आपको कुछ भी नहीं देखना, ये भी आपको कुछ नहीं देखना। देखो ये करंट का केस है, अनूप बनरवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुना भी होगा तुमने। 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ 3 मेंबर। देखो क्या हुआ था, मान लो, समझो, मैं तुम्हारे को उस टाइम भी समझा रही थी कि समझना अपॉइंट कौन कर रहा है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये अपॉइंट प्रेसिडेंट ही तो कर रहा है, प्रेसिडेंट। तो यार दबदबा तो भाई तुम्हारे हर जगह एग्जीक्यूटिव का दबदबा चल रहा है। देखो कहने को समझ, बिल्कुल ध्यान से सुनो, ये लोग क्या संभालते हैं, ये लोग संभालते हैं लेजिस्लेचर को, उसके बोर्ड को संभालते हैं ना ये लोग, स्टेट लेजिस्लेचर पार्लियामेंट लेजिस्लेचर के बोर्ड को संभालते हैं। तो ये लोग क्या है, ये कानून बनाने वाले लोग हैं, धन्ना स्मिता भाई, ये लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट कानून बनाने वाले लोग हैं। फिर अब संभालते हैं तो भाई ये जो ईसी और सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो कुल मिला के यहाँ तक एग्जीक्यूटिव नहीं पहुंच गया क्या, सारा सारा कानून प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग नहीं चलने लग गया, एग्जीक्यूटिव के अकॉर्डिंग, कि भाई ये इनको अपॉइंट कर रहे हैं, ये इनको अपॉइंट कर रहे हैं, इनके चीजों को हैंडल कर रहे हैं। तो इसलिए ये अनूप बनरवाल वाले केस में कहा गया कि प्रेसिडेंट अपॉइंट तो करेगा लेकिन 3 लोगों की एडवाइस पे करेगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा इन केस ऑफ सच लीडर, द लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी, ये कुछ नहीं बस लीडर ऑफ लोकसभा, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, इन तीनों का अपन को क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का आपको ओपिनियन लेना पड़ेगा। अनूप बनरवाल जी का केस है ये। फिर सर्टेन, ये कुछ भी नहीं अपन को याद रखना, रिजर्वेशन थोड़ा थोड़ा आपको मैं बता देती हूँ। देखो क्या लिखा है, रिजर्वेशन, अब देखो सीट का रिजर्वेशन होता है ना, लोकसभा में सीट का रिजर्वेशन तो थोड़ा सा है कि भाई लोकसभा में एससी एसटी का रिजर्वेशन 330 या 330, लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट्स की असेंबली है उसमें रिजर्वेशन एससी एसटी का 332, ठीक है। और बस ये 2 याद कर लेना। देखो 300, भाई अपन क्या करते हैं आज, मतलब क्या है, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में जैसे अभी वुमेन का रिजर्वेशन होने लग गया, यहाँ पे मैंने डाला नहीं, नए आर्टिकल ऐड हुए हैं, लिखने पड़ेंगे मेरे को 106वें अमेंडमेंट से। 106 अमेंडमेंट आया, पता है तुम्हारे को 106 अमेंडमेंट क्या है, पता है या नहीं पता। 103 अमेंडमेंट क्या है, बताना जल्दी, पता है क्या 103 अमेंडमेंट, ईडब्ल्यूएस का नहीं आया था क्या 103 अमेंडमेंट से। 106 अमेंडमेंट में वुमन का रिजर्वेशन अभी सुना नहीं था, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में वुमन का रिजर्वेशन, ठीक है। तो 330 में एससी एसटी का रिजर्वेशन के संबंध में बात की गई है लोकसभा में, और 332 में लेजिस्लेटिव स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में एससी एसटी की उसकी बात की गई है। ठीक है, बस आपको ज्यादा कुछ दिखाना नहीं है, ये तुम्हारे को रट लेना है, ये पूछा जा सकता है। नेशनल कमीशन, शेड्यूल कास्ट का नेशनल कमीशन 338 में बात किया गया है, शेड्यूल ट्राइब का नेशनल कमीशन 338, शेड्यूल एससी का 338, एसटी का नेशनल कमीशन 338 है, और बैकवर्ड क्लास का तीनों आ गए यहाँ पे, एससी एसटी बैकवर्ड क्लास, एससी का 338, एसटी का 338 है, और बैकवर्ड क्लास का 338 बी में नेशनल कमीशन करनी बनाने की बात की गई। बस जितना कॉन्स्टिट्यूशन इसमें लिखा ना मत सफिशिएंट है, इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं पूछ रहा, कोई कुछ भी नहीं पूछ रहा। अब ये भी आपको नहीं देखना, ये भी आपको नहीं देखना, ये भी आपको नहीं देखना, ये भी आपको नहीं देखना। ऑफिशियल लैंग्वेज, देखो ये क्वेश्चन आपके प्री में पूछा जा सकता है कि यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, क्या होगी, हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट।
सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की क्या होगी? 348 349 में बताई गई है। स्पेशल डायरेक्शन बताए गए हैं 385 351 में। क्या डायरेक्शन बताए गए? कि भाई हिंदी को प्रमोट करो, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो ज्यादा नहीं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट क्या होगी? यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। यूनियन की क्या होगी? ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट होगी। अब आ जाओ, चलो 2 मिनट का टाइम दो, छोड़ के मत जाना क्लास को, पढ़ेंगे अपन। ठीक है, ये पढ़ेंगे इमरजेंसी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट पढ़ लेंगे बोला क्लास में, मेमोरीज कर दूंगा। चलो, अब देखो इमरजेंसी, 3 तरीके की इमरजेंसी होती है। एक होती है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, एक होती है नेशनल इमरजेंसी, ये 352 में। एक होती है स्टेट इमरजेंसी, लाइक प्रेसिडेंशियल रूल चलने लग जाता है, अरे राम, ये 356 में। और एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये 360 में। ठीक है, 3 तरीके की इमरजेंसी बोली मैंने, एक नेशनल इमरजेंसी, एक स्टेट इमरजेंसी और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो देखो सिंपल से पढ़ लेते हैं कि इमरजेंसी कहाँ से ली गई, पूछा जा सकता है। ये जर्मनी से ली गई है। कहाँ से लिया गया इमरजेंसी का प्रोविजन? जर्मनी से लिया गया। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया गया हमने इमरजेंसी का प्रोविजन। ये आपका प्री का क्वेश्चन है, गारंटेड बनता भी है। तो टाइप्स ऑफ इमरजेंसी वही जो मैंने बोली, नेशनल इमरजेंसी वही इमरजेंसी लग जाती है 352 इमरजेंसी, 1971 समथिंग में लगी थी जितना मुझे याद है। 356 स्टेट इमरजेंसी जब प्रेसिडेंशियल रूल लगेगा, और फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, 352 प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी। देखो, प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और पार्ट देयर ऑफ इज थ्रेटन्ड बाय। देखो क्या लिखा है कि प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और पार्ट देयर ऑफ इज थ्रेटन्ड बाय वियर, हम इसको बोलते हैं वियर। वियर मतलब पहनना। वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। यदि प्रेसिडेंट को लग रहा है कि भारत की जो सिक्योरिटी है, भारत की जो सुरक्षा है, या भारत के किसी पार्ट की सिक्योरिटी या सुरक्षा है, इज थ्रेटन्ड बाय वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, तो वॉर का मतलब एक्सटर्नल इमरजेंसी है, आर्म्ड रिबेलियन का मतलब इंटरनल इमरजेंसी है। देखो पहले ना ये शब्द जो आर्म्ड रिबेलियन अभी अपन पढ़ रहे थे, ये क्या शब्द था? ये था इंटरनल डिस्टर्बेंस। क्या शब्द लिखा हुआ था? इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये शब्द लिखा हुआ था। लेकिन इंटरनल डिस्टर्बेंस को 44th अमेंडमेंट के बाद में क्या कर दिया? शब्द निकाल के आर्म्ड रिबेलियन कर दिया। क्या कर दिया? आर्म्ड रिबेलियन। तुमसे पूछा गया कि कब लग सकती है नेशनल इमरजेंसी? जब प्रेसिडेंट को लगता है, प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम कि भाई इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी है। तो प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी। तुमने ही बोला था ना मेरे को 27 तारीख को वॉर है, यस वॉर है क्या? मैम। ठीक है, कुछ था क्या? मैम न्यूज में दिखा रहे थे। मैंने तुम्हारे को क्या बोला था? शांति रख, कुछ ही नहीं होता। वॉर 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 करेंगे क्या ये आज के जमाने? ठीक है, तो मैंने न्यूज न्यूज की आजकल की न्यूज बहुत बहुत वाहियात है, समझो। ये लोग बाग कुछ भी बहुत हाइप करते हैं चीजों का। तो मैंने क्या बोला कि यदि प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है, फिर मैंने 2-4 जनों को और सुना दिया कि अब तो लड़ाई है, या तुमने मुझे बोला तो मैंने मम्मी को बोल दिया, मैंने पापा को बोल दिया कि, और जैसे मेरे वो आए थे, मेरे जो सिस्टर है उनके हस्बैंड आए हुए थे, तो ठीक है मैंने उसको बोला जल्दी जल्दी जा, तू 26 तारीख को घर पहुंच जा, अभी तेरे को 27, मतलब वो मेरठ से आए थे, तो मैंने बोला घर पहुंच जा, नहीं तू हमारे घर में ही रहेगा फिर परमानेंट, वॉर वॉर की वो आ गई तो मैंने क्या बोला कि प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकता है।